हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के साथ कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। ऑब्जेक्टिव के प्रश्न, उन प्रश्नों के जो संकलन है मैंने डिफरेंट एस्पेक्ट से लेने का प्रयास किया। मैं सेगमेंट बाय सेगमेंट हर एक सब्जेक्ट का उसमें लेता चलूँगा। करंट अफेयर्स के साथ साथ, करंट अफेयर्स तो होगा ही होगा क्योंकि वो बहुत अनिवार्य है। करंट के साथ मैं कभी हिस्ट्री लेके आऊँगा, पॉलिटी लेके आऊँगा, कभी ज्योग्राफी लेके आऊँगा। इस तरह से मैं ज़्यादा प्रश्न नहीं लेके आऊँगा, 25-25 प्रश्न करके दूंगा और कोशिश करूँगा कि हर अल्टरनेट डे पर ये आपको दे पाऊँ, ताकि आप लोग की प्रीलिम्स की जो तैयारी है वो बिल्कुल हो जाए। तो हम आज जो 25 प्रश्न लेकर के आए हैं उसको हम शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में जारी नई शिक्षा नीति जो 31 मई 2019 को जारी की गई है के संबंध में असत्य कथन चुने। जब भी प्रश्न बनाइए, सत्य पूछा या असत्य पूछा वो अंडरलाइन कर लीजिए। तो असत्य कथन चुनना है, इसमें गलत कथन कौन है वो चुनना है। पहला है चॉइस क्या कि यह नीति के कस्तूरी रंगन। अब ये एग्जाम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी, तो के कस्तूरी रंगन साहब के अध्यक्षता में बनाई गई थी, ये सही है। बी, इसके तहत 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे में लाने का प्रावधान है। अब तक जो संवैधानिक प्रावधान था वो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, याद कीजिए 86वां संविधान संशोधन 2002 जो लाया गया था वो 14 वर्ष तक के बच्चों को था। अब ये कानूनी दायरा, इस कानून के तहत, नई शिक्षा नीति के तहत 18 वर्ष करने का प्रयास किया गया और प्री एजुकेशन जो 6 साल से कम बच्चों वाला था वो 3 वर्ष से ले आया। मतलब ये प्राइमरी जो प्री वाला है, प्राइमरी से पहले, यानी कि बच्चे का जो शुरुआती होता है बिल्कुल वहां से शुरुआत करने की बात की गई। यानी जो पाठ्यक्रम बनाया गया है वो 5+3+3+4 ये नीति के तहत है। 5 साल जो है प्राथमिक शिक्षा वाला है, फिर 3 साल उसके बाद 8 तक का है, फिर 3 साल फिर ग्रेजुएशन वाला पीरियड 4 साल का है। यानी 5+3+4 3+3+4 ये नीति बनाई गई है। और तीसरा प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इसके तहत अब यूजीसी वगैरह समाप्त कर दिया जा रहा है और उसके जगह राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जा रहा है और राज्यों में राज्य शिक्षा आयोग का गठन करवाया जाएगा। ये प्रावधान किया गया, सभी राज्य शिक्षा आयोग का गठन करेंगे। चौथा चॉइस है एमफिल करने वाले शोधार्थियों के छात्रवृत्ति की धनराशि दुगनी करने का प्रावधान है। यही गलत है, एमफिल को ही समाप्त कर दिया गया है, उसकी छात्रवृत्ति दुगनी की बात ही नहीं की गई है, एमफिल को ही समाप्त कर दिया गया। इसलिए चॉइस होगा डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा हुआ पहला प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले परसेवरेंस किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया। अब देखिए, मंगल ग्रह पर इस जुलाई महीने में 3 कंट्री ने अपने अपने यान भेजे हैं। जो चाइना है वो तियानवेन फर्स्ट ऑर्बिटर वो 23 जुलाई 2020 को भेजा। एमिरेट्स मार्स मिशन जो यूएई के द्वारा 19 जुलाई 2020 को भेजा गया। इसमें चॉइस में नहीं है, लेकिन जो इस चॉइस के अनुसार से अमेरिका इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, और वो है इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर के साथ इन्होंने परसेवरेंस को भेजा है। ध्यान में रखिएगा, इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर भी साथ साथ इसके अंदर में है, जो कि 30 जुलाई 2020 को भेजा गया है और ये लैंड करेगा 18 फरवरी 2021 को। 18 फरवरी 2021 को ये वहां पर लैंड करेगा। ये डेट भी आपको याद रखना है, 30 जुलाई को ये 2020 को 30 जुलाई 2020 को इसको भेजा गया और ये 18 फरवरी 2021 को लैंड करेगा। तो ये आप तीनों याद रखेंगे, चाइना वाला भी, यूएई वाला भी और अमेरिका वाला। अमेरिका वाला ज़्यादा एडवांस है तो ये आपको ज़्यादा पूछा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। और ये तीनों मार्च के ही मिशन हैं और तीनों जुलाई में ही भेजे गए।
सबसे पहले यूएई ने भेजा, उसके बाद चाइना ने भेजा, तब अमेरिका ने भेजा इसी जुलाई मंथ में। अब आए हम लोग तीसरे प्रश्न पर। दुनिया में पहली बार किस पुल का सुपर स्ट्रक्चर बदलने का प्रयोग किस देश में किया गया? अब देखिए, किसी भी देश में सुपर स्ट्रक्चर का को चेंज करने का, बदलने का, ये भारत में किया गया और भारत में भी बिहार में किया गया। इसलिए बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में किया गया और बिहार में पटना में महात्मा गांधी सेतु जो आप देख रहे हैं, उसका जो सुपर स्ट्रक्चर है वो चेंज किया गया है और शुरुआत भी इसकी कर दी गई। वो एक तरफ से कर दिया गया, दूसरे तरफ वाला भी शुरू हो जाएगा। तो ये जो है वो महात्मा गांधी सेतु बिहार राज्य में पटना में स्थित है, गंगा नदी पे, जो हाजीपुर और उत्तर बिहार का है और राजधानी को जोड़ती है। और ये एकमात्र अभी ये इधर से है। और उधर से देखें तो फिर दीघा वाला जो पुल है उससे भी जुड़ा हुआ है। लेकिन महात्मा गांधी सबसे प्राचीन है, 1983 में संभवतः ये शुरू हुआ था, और ध्यान में रखिएगा इसको। और चौथा प्रश्न, भारत में सर्वाधिक महिला पुलिस बल किस राज्य में है? तो ये देखिए, सर्वाधिक महिला पुलिस बल जो है वो बिहार राज्य में है। इसलिए बीपीएससी के लिए या बिहार के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तब सर्वाधिक महिला पुलिस बिहार में गठित है। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति के तहत जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाएगा? अब ये प्रावधान नई शिक्षा नीति के तहत ही किया गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जीडीपी का कितना खर्च किया जाएगा, यानी ये धनराशि 4.4% तक ये प्रतिशत बढ़ाई गई है। यानी कि नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन वाले क्षेत्र में शिक्षा पर सबसे सर्वाधिक खर्च किया जाएगा। और ध्यान में रखिएगा, मानव संसाधन मंत्रालय का नाम भी अब बदल दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। पहले भी था, इसको चेंज किया गया था राजीव गांधी जी के समय में, और फिर से इसको चेंज कर दिया गया नई शिक्षा मंत्रालय के तहत। ठीक है। नेक्स्ट, भारत द्वारा किस देश के 300 वर्ष पुराने काली मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जा रहा है? अब ये चॉइस जो है, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। बांग्लादेश का एक मंदिर है, काली मंदिर, जिसका पुनर्निर्माण भारत कर रहा है। आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्षस्थ बल्लेबाज की रैंकिंग में पहला कौन है? तो ये होगा सी, विराट कोहली इज द करेक्ट आंसर। अब हम आए 8वें प्रश्न पे। हाँ, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? तो इसमें जो आंसर होगा वो नागार्जुन अभयारण्य जो श्री सलेम में स्थित है वो होगा। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां किस शैली में निर्मित है? अब देखिए, इसमें जो प्रश्न है ध्यान में रखिएगा कि सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां पूछा है एग्जाम में, तो ऐसे में जो गांधार शैली जो है उसमें सबसे ज्यादा मूर्तियां बनी हुई हैं। सर्वाधिक पूछेगा तो गांधार होगा। लेकिन अगर पूछा कि प्रथम बुद्ध मूर्ति किस शैली में मिली है, तब मथुरा शैली होगा। प्रथम अगर पूछा तो मथुरा शैली, लेकिन अगर सर्वाधिक पूछा तो गांधार शैली में। ठीक है। और ये जो नागर शैली है, ये नागर शैली उत्तर भारत के मंदिरों के निर्माण की शैली को नागर शैली कहते हैं, और दक्षिण भारत के मंदिरों के निर्माण की शैली को द्रविड़ शैली कहते हैं, जो इसमें चॉइस में नहीं है। और नागर शैली और द्रविड़ शैली के बीच में जो दोनों का गुण लेकर के चलता है, नागर का भी और द्रविड़ का भी, तो वो है वेसर शैली। ठीक है। तो ये हमारा जो बुद्धिस्ट का जो मूर्ति है वो दो शैलियों में बना हुआ है, मथुरा शैली और गांधार शैली। जो ब्लैक की मूर्ति आप देखते हो, ब्लैक रंग की जो मूर्ति सब देखते हो बुद्ध की, गांधार शैली में बनी हुई, और रेड कलर की जो मूर्तियां सब देखो वो मथुरा शैली में बनी हुई। अब हम आइए, मेगास्थनीज के अनुसार ग्रीक लेखों में हेराक्लीज किसे कहा गया है? अब देखिए, जो ग्रीक के अभिलेख हैं, मेगास्थनीज भी इसकी चर्चा करता है, और मेगास्थनीज ने उन्हें हेराक्लीज कहा। वो कौन देवता है? तो ये होगा
इसमें विष्णु, विष्णु को हेराक्लीज कहा गया है। और जबकि डायोनिसिस, एक नाम और याद रखना है, डायोनिसिस, ये शिव को कहा गया है। दोनों को बताया। मेगास्थनीज ने ग्रीक लेखों में हेराक्लीज से विष्णु को प्रतीकित किया है और शिव को डायोनिसिस कहकर किया है। तो दोनों याद रखना, विष्णु को भी और शिव को भी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार में नहीं था? ठीक है, अब है ए अंग। अंग जो है वह था कहाँ? अंग की राजधानी, अंग की राजधानी भागलपुर के क्षेत्र में है, चंपा। मगध जो है मगध की जो राजधानी वो राजगिरी, बाद में चलकर पाटलिपुत्रा। और वज्जी संघ, वज्जी संघ जो कहाँ है? ये विदेह और मिथिला का जो क्षेत्र है वज्जी संघ है। और वत्स, वत्स जो है वो है कौशाम्बी, यानी कि वो उत्तर प्रदेश में होगा। यानी 11 का डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 16 महाजनपद हैं, जैसा कि भगवती सूत्र में चर्चा मिलती है। 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। उन 16 महाजनपदों में 3 जो महाजनपद थे वो बिहार के क्षेत्र में थे। प्राचीन भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमणकर्ता कौन थे? अब देखिए, इसमें प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण की बात की जा रही है, तो इसमें जो है पहला जो है वो ईरान के ही का जो शासन था, बी इज द करेक्ट आंसर। अखमनी वंश का शासन था, अखमनी वंश का, और शासक का नाम था दारा प्रथम, जिसको दारा बाहु भी लिखा गया है। दारा प्रथम यही भारत के प्रथम आक्रमणकारी माने जाते हैं। और देखिए, इन्हीं से हम लोगों ने अभिलेख जारी करने का जो सीखा। तो अभिलेख जो जारी करने की जो परंपरा है वो अशोक ने बहुत सारे अभिलेख जो जारी किए। एग्जाम्पल में यही पूछा जाता है कि अशोक ने अभिलेख जारी करना कहाँ से ग्रहण किया, किससे प्रभावित हुआ किया? तो वो दारा प्रथम था। ये भी प्रश्न आता है एग्जाम में, तो आप इसको ईरान मारेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आइए 13वां क्वेश्चन, मजमाउल बहरैन किसकी रचना है? ये मजमाउल बहरैन का जो अर्थ होता है दो समुद्रों का मिलन। ये जो किताब है ये हिंदू और मुसलमान दोनों को धार्मिक स्तर पर दोनों को मिलाने का प्रयास सूफीइज्म करता है। और सूफी को संत के रूप में दारा शिकोह माने जाते हैं। दारा शिकोह बहुत बड़े सूफी संत भी थे। तो इन्होंने ही लिखा मजमाउल बहरैन, जहाँ पे दो समुद्र आपस में मिलते हैं, यानी दो धाराएं आपस में मिलती हैं और मिल करके एक सौहार्दपूर्ण जो है बातें निकल करके आती हैं। तो दोनों की अच्छी अच्छी बातें ली गई हैं। जैसे मुसलमानों में योग की परंपरा नहीं थी, तो सूफियों ने उससे योग की परंपरा ली। ठीक है, और संगीत की परंपरा मुसलमानों में नहीं है, तो आप देखेंगे संगीत की जो परंपरा है वो सूफियों में पाई जाती है। वो उन्होंने ग्रहण की हिंदुस्तान से, ये हिंदू संस्कृति से। तो ये संगीत वाली परंपरा और ये वाली दोनों मिला करके आप देखेंगे सूफीज्म में कव्वाली वगैरह जो आप देखते हो, ये सब सूफी काव्य के निशानी है। और ये मानने वाले दारा शिकोह जो है वो उन्होंने ही ये रचना लिखी मजमाउल बहरैन। ये एग्जाम में बहुत आता है। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया? तो अलाई दरवाजा जो है कहाँ है? दिल्ली में, नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कहाँ पे? दिल्ली में कहाँ पे है? ये जो कुतुब मीनार है, उस कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है अलाई दरवाजा। और ये अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के समय चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? अब देखिए, चंपारण पर प्रश्न ऑलवेज बिहार में आते रहते हैं। तो चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी, अब इस एग्रीगेरियन कमेटी कब गठित की गई? जब उसी समय जब गांधी जी गए और प्रतिवाद किया कि आप जो शहरवेशी तावान जैसे जो शुल्क वसूल रहे हो चंपारण के नीले किसानों से, तो उसके जो शुल्क वसूले जा रहे थे उसके विरोध में ये गठित हुई थी। तो चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी गठित हुई FG स्लाई के नेतृत्व में। बी इज द करेक्ट आंसर।
इसमें महात्मा गांधी भी सदस्य थे। और इसमें जो चॉइस है W.B. हिकॉक, इनके बारे में भी जानिए कि उस समय के चंपारण का जो बेतिया वाला पूरा इलाका वो उसके DM थे W.B. हिकॉक। इन्होंने ही गिरफ्तार करवाया गांधी जी को। जैसे ही वह पहुंचे इन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। तो आप देखेंगे ये चंपारण सत्याग्रह के संबंध में जो 1917 में हुआ, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी गठित हुई FG स्लाई के नेतृत्व में, और फिर यही कमेटी ने रिकमेंडेशन किया कि 25% शुल्क को कम कर दिया जाए। तो 15 का D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैं समाजवादी क्यों हूं किसके द्वारा रचित है? अब ये देखिए, ये प्रश्न जो है मैं समाजवादी क्यों हूं, अब क्यों हूं, ये जो प्रश्न है ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैंने ये प्रश्न रखा है। मैं समाजवादी हूं कहा तो स्वामी विवेकानंद जी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं समाजवादी हूं, उन्होंने काम पुस्तक लिखी मैं समाजवादी हूं। जयप्रकाश नारायण ने लिखा कि समाजवाद ही क्यों। जयप्रकाश नारायण की किताब का नाम है समाजवाद ही क्यों। और भगत सिंह ने लिखा मैं समाजवादी क्यों हूं। ठीक है, अगर आप नहीं जानेंगे तो भगत सिंह कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं हुआ भगत सिंह बहुत बड़े समाजवादी थे। भगत सिंह, आप देखेंगे भगत सिंह का बहुत पुस्तक पढ़ते थे, बड़ी लिटरेट व्यक्ति थे। एक्सट्रीमिस्ट में सबसे अधिक वो लिटरेट व्यक्ति था तो भगत सिंह। वो हमेशा किताब पढ़ा करते थे और हमेशा पुस्तक, एक हाथ में पुस्तक और दूसरे हाथ में उनके रिवॉल्वर, ये हमेशा उनके बना रहा। तो ये जो देखेंगे आप भगत सिंह का समाजवादी जो प्रवृत्ति, ये ऑलवेज उनके चरित्र में ही शामिल था। तो ये भगत सिंह को अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत एडमायर करेंगे आप। तो 16 का D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बंगाल के नादिया जिले का गोविंदपुर गांव। अब देखिए ये कौन, बंगाल का ही है, पावना विद्रोह भी। और देखिए नील विद्रोह बंगाल में हुआ था और नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुआ था। इसी गोविंदपुर गांव के रहने वाले थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, जिन्होंने नील विद्रोह की शुरुआत की। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। तो नील विद्रोह इज द करेक्ट आंसर, जो कि 1860 ईस्वी में हुआ था। एक बात बोलना और भूल गया नील विद्रोह के संबंध में। नील विद्रोह के संबंध में किताब एक लिखी गई नील दर्पण, जिसमें इस नील विद्रोह की चर्चा की गई। और उसके लेखक कौन थे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा, ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है 18, निम्न में से किस आश्रम का संबंध गांधी जी से नहीं है? अब नहीं है पूछा मैंने, ध्यान में रखिएगा। एग्जामिनेशन में आप जैसे गांधी जी पढ़ते हैं और आश्रम पढ़ते हैं और आपके दिमाग में साबरमती आता, आप चॉइस पूरा पढ़ते भी नहीं, पूरा प्रश्न भी नहीं पढ़ते और साबरमती लिख के चल देते। ठीक है, यही गलती बच्चों से होती है। पहले प्रश्न बढ़िया से पढ़िए तब उत्तर दीजिए। आश्रम का संबंध गांधी जी से नहीं है। तो पहला आश्रम जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में स्थापित किया उसका नाम था फिनिक्स आश्रम। तो भारत में नहीं पूछा, ओवरऑल पूछा, तो फिनिक्स आश्रम होगा। फिर सत्याग्रह आश्रम उन्होंने शुरुआत की, साबरमती आश्रम उन्होंने ही शुरुआत की, अरविंद आश्रम ये नहीं होगा, ये अरविंदो घोष ने किया था अरविंद आश्रम पांडिचेरी में। ठीक है, अब आइए 19वां को प्रश्न। तुहफाते उल मुहावदीन के रचयिता कौन है? अब देखिए ये जो प्रश्न है ये फारसी में तुहफाते उल मुहावदीन लिखी गई, जिसका हिंदी में नाम है एकेश्वरवाद के उपहार और इंग्लिश में नाम है गिफ्ट टू मोनेथिस्ट। ठीक है, अब ये तीनों में मिलता है और इसके रचयिता थे राजा राम मोहन राय। अब आपको अगर नहीं आए तो तुहफाते उल मुहावदीन, तो आप राजा राम मोहन राय पर तो कभी जाएंगे ही नहीं, सब मुसलमान का खोजेंगे नाम। फारसी में कौन लिखेगा?
ये आपको बता दूं, राजा राम मोहन राय बहुत भाषा के ज्ञाता थे, और ये बिहार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि फारसी सीखने के लिए राजा राम मोहन राय कहाँ गए थे। तो कहाँ गए थे अगर पूछेगा तो पटना। पटना में जो खुदा बख्श लाइब्रेरी के बगल वाली बिल्डिंग है, वहीं पर वो फारसी सीखा करते थे। खजांची रोड के ठीक सामने बिल्डिंग है, तो ध्यान में रखिएगा। ये राजा राम मोहन राय के साथ जुड़ा हुआ है, और इन्होंने पुस्तक लिखी तूफात उल मुआवदीन। इसका मतलब है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, मतलब एकेश्वरवाद, यानी एक ही ईश्वर को मानते थे। बहुदेववाद जो हिंदू धर्म में है उसको राजा राम मोहन राय नकारते हैं, एक ही ईश्वर में विश्वास रखने वाले। इसलिए उन्होंने लिखा है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, जो मोनोथिस्ट मतलब जो एक ईश्वर को मानता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। कितना प्रश्न हो गया? अब आए 20वें प्रश्न पे। 20वां प्रश्न कहता है कि हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है और इसका मूल तना स्वराज है, और स्वदेशी तथा बहिष्कार आदि इसकी शाखाएं हैं। यह उक्ति किसकी है? अब देखिए, कि हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह, इसका मूल तना स्वराज। स्वराज की बात अगर उस समय आप देखें, सबसे पहले स्वदेशी और स्वराज और इन सब की बातें वो तिलक ही किया करते हैं। इसका आंसर होगा तिलक। हालांकि स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार महात्मा गांधी ने भी कहा, स्वराज की बात गोखले भी नहीं कहा। अगर कहें कि कांग्रेस के मंच से सबसे पहले स्वराज की बात करने वाले कौन, तब गोपाल कृष्ण गोखले होगा। ठीक है, लेकिन जो राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के। लेकिन यहाँ पूछा ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका उत्तर होगा सी, तिलक इज द करेक्ट आंसर। मैं इस क्वेश्चन को देने के पीछे ये रीजन रहा, मैं तिलक पर बहुत सारे प्रश्न आपको हमेशा लेकर के आऊंगा, हमेशा दूंगा, इसलिए कि तिलक की अभी 100वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, 100 वर्ष हो गए, वो लगातार इसलिए पूछा जा सकता है ये तिलक के बारे में। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद असंतोष भड़काने के आरोप में न्यायाधीश ब्रूमफील्ड द्वारा गांधी जी को 6 वर्ष की सजा मिली। उन्हें किस जेल में रखा गया? अब देखिए, गांधी जी को इसमें से तो 2 जेल तो तय है कि इसमें रखा गया, वो है आगा खान पैलेस और यरवदा जेल। इन दोनों में गांधी जी रहे हैं, लेकिन कब कब रहे हैं? देखिए, असहयोग आंदोलन के समय में यरवदा जेल में रहे, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब इनको गिरफ्तार किया गया तो उनको आगा खान पैलेस में रखा गया। ठीक है, मांडले जेल से किसका संबंध है? तो तिलक को। तिलक को जब गिरफ्तार किया अंग्रेजों ने तो मांडले जेल में रखा। और हजारीबाग जेल से किसका संबंध है? तो आप कहेंगे जयप्रकाश नारायण जी को। जयप्रकाश नारायण को जिस समय आजाद दस्ता का गठन किया था इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में, भागे थे वहां से, तो हजारीबाग जेल में इनको पकड़ के रखा गया था। फिर वहां से भाग करके नेपाल चले गए, भूमिगत हो गए उसके बाद। तो ये महत्वपूर्ण है। और उसी समय में बांकीपुर जेल में किसको रखा गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कहाँ कहाँ किसको रखा गया, ये प्रश्न आता है एग्जाम में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, हजारीबाग जेल में किनको रखा गया? जयप्रकाश नारायण को, और तिलक को मांडले जेल में। ठीक है, अब आइए 22वां प्रश्न। एक पृथक राज्य के रूप में पाकिस्तान की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने रखी? अब देखिए, ये प्रश्न जो है बहुत बच्चों को उलझाता भी है। परिकल्पना किसके दिमाग की उपज थी? अगर ये पूछा तो चौधरी रहमत अली इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन यदि पूछा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया, 2 राष्ट्रों का सिद्धांत किसने दिया, तब मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव मुस्लिम लीग के द्वारा लाया गया,
मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा लाया गया। हालांकि इसके पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत 1937 में ही उन्होंने 1937 में द्विराष्ट्र सिद्धांत दे दिया था। अब प्रश्न पूछे कि पाकिस्तान शब्द को क्वाइंड किसने किया। देखिए, चौधरी रहमत अली के दिमाग की उपज थी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इंग्लैंड में पढ़ रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान की रूपरेखा रखी। इकबाल ने उसके नाम जो पाकिस्तान है, पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कराची, आई से इस्लामाबाद, एस से सिंध और तान बलूचिस्तान, तो इतने प्रांतों को लेकर के बना है पाकिस्तान। तो ये जो पाकिस्तान शब्द है वो इकबाल साहब ने किया। लेकिन जो सही उत्तर है इसमें मैंने जो पूछा है कि पाकिस्तान की परिकल्पना किसने सर्वप्रथम रखी, तो चौधरी रहमत अली इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आइए 23वें प्रश्न पर। महात्मा गांधी ने किसे उत्तरतीर्थीय चेक, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। अब देखिए, ये जो वेभेल प्रस्ताव था, स्टैफर्ड क्रिप्स प्रस्ताव था, जो 1942 में 22 मार्च 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स आए और उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त अगर हो गया उसके बाद हम भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे और ये युद्ध की समाप्ति के बाद देंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, जब समाप्त होगा तब मिलेगा। कहा नहीं हम ये, और वो भी उस समय इंग्लैंड की स्थिति खराब थी, वो हार रहा था। तो नेहरू जी ने कहा डूबते हुए बैंक पर, यानी जो चेक आप लिख रहे हैं उसको डूबता हुआ बैंक है। ये भी एग्जाम में पूछता है, डूबते हुए बैंक पर उत्तरतीर्थीय चेक। ये उत्तरतीर्थीय चेक किसने किया? पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने। किसे? क्रिप्स प्रस्ताव को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा 1942। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा कहाँ दिया? अब इसमें जो है ये जर्मनी होगा, क्योंकि देखिए जो फ्री इंडिया सेंटर, देखिए ध्यान में रखिएगा, फ्री इंडिया सेंटर, नेताजी, इनको नेताजी भी कहा गया, और जय हिंद का नारा, ये तीनों जर्मनी में दिए गए। ठीक है, और जापान भी वहाँ से गए। वहाँ पर इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है वो टोक्यो में रास बिहारी बोस ने की थी, और फिर वहाँ पर उनको बुलाया। सिंगापुर में स्वतंत्र भारत का जो अस्थायी सरकार है वो गठित हुआ। सब ये रिलेटेड है सुभाष चंद्र बोस से। सिंगापुर भी, जापान भी, जर्मनी भी, और अंडमान निकोबार भी। अंडमान निकोबार द्वीप पर उन्होंने कब्जा किया जापान की सहायता से, और वहाँ पर लिबरेट करा लिया, और वहाँ पर अपना अस्थायी शासन भी स्थापित कर दिया। और वहाँ पे देखिएगा जेल में जो है सेलुलर जेल से सब लोगों को भी ये भी कराया, सबको रिहा करा दिया, और उसके बाद कब्जा कर लिया कि बिल्कुल से अंडमान निकोबार पर। और अंडमान का निकोबार का नाम भी बदल दिया, शहीद और स्वराज कर दिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने उन द्वीपों पर स्थापना की अपने देश के जो सरकार की। तो आपको एग्जाम से पूछा जाता है शहीद और स्वराज वाला। नेक्स्ट जो 25वां प्रश्न, भारत के कौन से नेता तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, हिस्सा लिया था? अब ये बी आर अम्बेडकर साहब जो हैं वही एकमात्र नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। गांधी जी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, उसके बाद सेकेंड वाले में हालांकि मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट गए थे, लेकिन वो अपने पैसे पर गए थे, वो कांग्रेस के पार्टी के पैसे पर नहीं गए, व्यक्तिगत रूप से वो मालवीय जी और बेसेंट जी गए थे। लेकिन तीनों जो है बी आर अम्बेडकर साहब जो है तीनों में रिप्रेजेंट किया, तीनों गोलमेज सम्मेलन में रिप्रेजेंट किया। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था मेरा 25 प्रश्न। मैं अगले 25 प्रश्न लेकर के कोशिश करूंगा हर अल्टरनेट डे में देने की। आप लोग कम से कम ये कोशिश करें कि जो 25 प्रश्न है इसको अच्छे से सुन करके और इसका याद कर लें। आपका इसका रिजल्ट क्या होगा वो एग्जाम्स में पता चलेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को लगातार दूं, और स्तरीय प्रश्न भी दूं और कुछ सतही प्रश्न भी दूं, मिक्स करके दूंगा। कोशिश ये मेरी होगी
कि आप लोग को निरंतर जो है देते रहूं, ताकि आप लोग एग्जाम्स की लगातार तैयारी करते रहें और कभी पेशेंस ना खोएं, बिल्कुल निराश ना हो। इस लॉकडाउन में मैं अथक प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों में उस निराशा की जो भावना न भरे, आप लोग नेगेटिव ना सोचें और लगातार पढ़ने पर आपका दिमाग चल रहे, कहीं भी रहें, घर में भी सुरक्षित रह के रहें और प्रिकॉशन लेते हुए रहें। और इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद।